सभी लोग को नमस्कार। थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण हम लोग को थोड़ी लेट हो गई। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गायत्री मंत्र के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल हमने देखा था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसे कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसे कहते हैं, उन दोनों में टाइप्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत जो हमने देखा था, तो उसमें हमारे पास एक पूरा का पूरा क्या होता है, एक पॉपुलेशन होता है। उसमें हम लोग सैंपल को फिर और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के बेसिस पे निकालते हैं डिफरेंट, जिसमें हमने देखा था सिंपलीफाई, सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर। तो ये सारे हमारे सैम्पलिंग के थे। कौन से प्रोसेस थे? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब हम लोग दूसरी सैम्पलिंग की बात करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी, जहां पर हमने क्या बात किया था कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर सिस्टमेटिक तरीके से जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पूरा का पूरा पॉपुलेशन हो, उसमें फिर आप अलग से उसमें डिफाइंड करो, वो सारी चीजें होनी संभव नहीं हो पाती हैं। तो फिर हमारे जो हमें उचित लगते हैं, जो 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 हमें मिलते हैं, या फिर उनमें से जिससे जिसके ऊपर आप करना चाहते हो उसके पास जाते हो और उसके ऊपर आप अपने रिसर्च को कर डालते हो। तो ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये जो सैम्पलिंग कहलाती है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। इसमें जो होता है, सिलेक्शन का कोई प्री डिफाइंड प्रोसेस नहीं होता है। आप अपने जो आपकी सुटेबल कंडीशन होती है उसके हिसाब से आप अपना सैम्पलिंग यहाँ पे कर लेते हो। अब यहाँ पर जो सैम्पलिंग में सबसे पहला है कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग। कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग किसे कहेंगे? तो कॉन्वीनियंट के आधार पर, यानी कि अब कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारे आपके पर्सन प्रेजेंट हैं, ऐसे जो कि आपको एक्सेसिबल जो हैं, आपको कुछ स्पेशल टाइप के ही पर्सन चाहिए। जैसे कि कहने का सॉरी, स्पेशल नहीं, आप इसमें कहना चाहोगे कि जैसे आपको किसी यूनिवर्सिटी के पूरे स्टूडेंट्स के ऊपर आपको रिसर्च करना है, तो अब आप हर यूनिवर्सिटीज में नहीं जाओगे, किसी एक यूनिवर्सिटी को जो कि आपके बगल में प्रेजेंट है उसके अंदर गए और वहां पर आपने स्टूडेंट के ऊपर पूरा का पूरा क्या किया, अपना रिसर्च कर डाला। तो कहने का क्या मतलब है, कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब कि हम जो अपनी डाटा को बना रहे हैं उसमें यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी होंगी, सबके अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें करनी होंगी और वो सारी चीजें हमें देखनी होंगी। तो आप किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में गए और अपने मन से वॉलंटियरली आपने किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया और वहां से आपने क्या किया, अपना काम कर लिया। तो यानी कि वो जो हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाएगा। वहां पे कोई भी आपने प्री डिफाइंड रूल ऐसा नहीं किया कि इस पे हर यूनिवर्सिटी से हम लोग एक लें या इस तरीके से। तो इस तरीके के सैम्पलिंग को आप कॉन्वीनियंस, यानी अपने कॉन्वीनियंट के बेसिस पे आपने सैम्पलिंग कर लिया। जो कोई नजदीक का स्कूल है या नजदीक का कॉलेज है तो आपने उससे जाके अप्रोच कर लिया। नजदीक का हॉस्पिटल के ऊपर करना तो नजदीक का जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर आपने जाके कर लिया। और वहां पर लेकिन इस चीजों को, सैम्पलिंग को बहुत ज्यादा जेन्युइन नहीं कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको कोई ब्रॉडर चीज को बताना है, और ये सारी चीजें डिपेंड इस पे भी करती है कि आपको बताना क्या है। आप अगर इस चीज को बताना चाहते हो कि कोरोना के ऊपर जैसे क्या रिजल्ट होगा, तो उसमें आप किसी एक जगह के लोगों के ऊपर करके आप अपनी पूरी रिसर्च को दे रहे हो एक ही हॉस्पिटल के ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा मतलब ये क्या कहते हैं, उस तरीके का रिसर्च नहीं कहलाएगा जिससे कि हर जगह आपको वैल्यू मिल जाए। तो ये हो गया कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कभी कभी लेकिन ये सारी सैम्पलिंग भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं, उसके हिसाब से उनको क्राइटेरिया दे दिया जाता है जिस हिसाब से आपने किया है कि कितना आपको रिसर्च को वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस हिसाब से आपकी क्राइटेरिया डिफाइंड होती है। नेक्स्ट जो होता है जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग उन सैम्पलिंग को हम लोग कहते हैं जहां पर आप जजमेंट करते हो। जजमेंट का मतलब कि आपको केवल, जैसे मान लीजिए वैसे ही लोग चाहिए, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिया कि ड्रग एडिक्टेड लोग ही चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो कि अब आप स्टडी जो कर रहे हो हेल्थ के ऊपर, ड्रग का हेल्थ के ऊपर, तो उसमें ड्रग एडिक्टेड रेस्पोंडेंट्स ही होंगे, तो आप उस पर बेहतर से क्या कर सकते हो,
अपना पूरा का पूरा रिसर्च कर सकते हो। ऐसे लोग जो कि ड्रग्स नहीं लेते हैं वो आपके लिए सोसाइटी के वैसे सारे लोग आपके लिए बहुत अच्छे रिस्पोंडेंट, आपके बहुत अच्छे आपके लिए सैंपल के रूप में नहीं हो सकते हैं। तो आप उन सबको छोड़ते हो, आप केवल ढूंढते हो कि जो भी ये आपका ड्रग से रिलेटेड जो भी है जहाँ पे भी आपको मिलते हैं उन सारे लोग को आप कलेक्ट करते हो और उनके ऊपर आप डेलिबरेटली अपने रिसर्च को कर देते हो। तो इसे जजमेंटल या परपेसिव सैम्पलिंग कहा गया है। और अपने अपने जैसे ये कुछ गलत नहीं हुआ, ये अपने हिसाब से उन्होंने जो किया बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए उन्होंने अपने जो डेलिबरेटली किया वो सही है। तो इस हिसाब से कभी इन रिसर्चर्स को काफी अच्छा भी ऑप्शन मिल सकता है, प्रायोरिटी मिल सकती है, कभी नहीं भी। डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च क्या था और रिसर्च के बेसिस पे आपने क्या किया। तो इससे हम किसी को बहुत अच्छा या कम टाइप का सैम्पलिंग नहीं बता सकते कि ये बहुत अच्छा है या ये बहुत कम है। डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च कैसा था, रिसर्च के बेसिस पे और उसके बेसिस पे जो आपने सैम्पलिंग की वो उचित है या नहीं है। इसके बाद आता है एक स्नो बॉल सैम्पलिंग। स्नो बॉल सैम्पलिंग उसे कहते हैं, जैसे स्नो बॉल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका स्नोफॉल आपने देखा होगा कि ऊपर से आ रहा है, स्नोफॉल हो रहा है तो ऊपर से मान लीजिए कि कोई बर्फ का टुकड़ा गिर रहा है, तो बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरते गिरते काफी बड़ा हो जाता है। कहने का क्या मतलब होता है, ये जो जनरल एक आप इसमें देख सकते हो कि जैसे इस तरीके से एक ढलान है और यहाँ से एक बर्फ का टुकड़ा गिरना शुरू हुआ और नीचे आता है वो बहुत बड़ा बन जाता है। कैसे बन जाता है, तो बीच में जितने जो मटेरियल होते हैं बर्फ के और वो उसके साथ क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व होते 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 वो बड़ा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी के बेसिस पर स्नोफॉल सैम्पलिंग, स्नो बॉल सैम्पलिंग कहा गया है। इसी के बेसिस पर इस जो आपका जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपको रिसर्च करना है किन के ऊपर, कैदियों के ऊपर। मान लीजिए कि कैदियों का जो मेंटल स्टेटस होता है वो कैसा होता है, या उससे रिलेटेड कोई रिसर्च आपको करनी है कैदियों के ऊपर। तो प्रिजनर्स के ऊपर अगर आपको रिसर्च करना है तो आपको नहीं पता है कि कौन कौन प्रिजनर है, कौन कौन जेल में गया है और सारी चीजें। तो मान लीजिए आपको केवल एक व्यक्ति पता है जिसके बारे में आपको पता है कि हाँ ये जेल से छूट कर आया है, और अब मतलब आपका जो रिसर्च है कि वैसे कैदी जो कि जेल से छूट कर आए हैं उसका मेंटल स्टेबिलिटी अब कैसा है, तो इसके ऊपर आपको करना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपके पास तो एक ही सैंपल आया, लेकिन आप एक अगर ये जेल में गया है तो ये निश्चित रूप से किसी दूसरे कैदी को जानता होगा और कई इसके अपने ग्रुप बने हुए होंगे, तो इसे पता होगा आपसे ज्यादा बेहतर कि कौन कौन और प्रिजनर्स हैं जो कि छूट कर बाहर आए हुए हैं। तो इसके हेल्प से आपको मान लीजिए कि दूसरे के बारे में पता चलता है, फिर इसके हेल्प से किसी और के बारे में पता चलता है। तो इस तरीके से आपको कई लोगों के बारे में एक के दूसरे के हेल्प से आपको क्या मिलता है, पता चलते चला जाता है। और धीरे धीरे जो कि देखिए यहाँ पर आपका एक एक ही था, लेकिन धीरे धीरे आपके पास आपके जो सैम्पलिंग हो जाते हैं वो काफी बड़े हो जाते हैं। तो ये जो इस तरीके का जो सैम्पलिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है कि जिसमें आपको पता नहीं होता है, धीरे धीरे उनके हेल्प से आप धीरे धीरे डेटा एकत्रित करते चले जाते हो और उनके हेल्प से आगे आप बढ़ते हैं, यानी कि उनके हेल्प से आपको पूरी सैंपल कलेक्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग हम लोग किसे कहते हैं, कोटा सैंपलिंग में आपको जैसे आपने कोटा डिफाइंड कर दिया, कोटा डिफाइंड करने का मतलब क्या हो गया कि आपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बता दिया कि हमें सिर्फ इसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक का हमें क्या करना है, सैंपल लेना है। अब इसमें हम जैसे क्या कर सकते हैं कि हमें केवल कोटा, इसमें आप जैसे कि केवल इस रिलीजन के ही लोग को हमें लेना है या इस आपको सोसाइटी के ही लोगों को लेना है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, कोटा सैंपलिंग। तो इस सैंपलिंग में क्या होता है, मेंबर्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, कि उस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, और वो किसके द्वारा कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किए जाते हैं, रिसर्चर के द्वारा। तो आप जो सिलेक्शन करते हो कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर देते हो, उसके हेल्प से फिर आप सिलेक्शन कर रहे हो और उसके हेल्प से फिर आप चीजों को देख रहे हो, तो उसे क्या कहा गया है, कोटा सैंपलिंग। और कोटा सैंपलिंग में ही
जब आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप और मेल फीमेल डिफरेंट डिफरेंट मतलब और भी आपने मतलब कोटा तो आपने किया है कि इस सोसाइटी के ऊपर मुझे करना है और सारी चीजें देखना है, और उसके बाद फिर उस सोसाइटी में आपने मेल फीमेल जेंडर इनकम रेजिडेंस इनके बेसिस पे उनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक और भी मतलब ग्रुप का और भी सब ग्रुप आपने अलग अलग बना लिया। तो इस तरीके की सैंपलिंग को डायमेंशनल सैंपलिंग कहा जाता है, यानी कि जो कोटा सैंपलिंग है उसी का एक्सटेंशन कहा जाता है डायमेंशनल सैंपलिंग को। कोटा सैंपलिंग में आपने एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक लिया और डायमेंशनल सैंपलिंग में उसमें क्या किया कि उसमें और भी उस कैरेक्टरिस्टिक को भी और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक में आपने क्या किया बांट दिया। तो कोटा से ही जो न्यू डिराइव होकर आता है उसे हम लोग कहते हैं डायमेंशनल सैंपलिंग। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचे तो ये आपके जो चार हमने देखे पीछे वो आपको दोनों आपका हो गया, जो प्रोबेबिलिटी है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है दोनों ही आपका कंप्लीट यहाँ पे होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह है स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में हमारे स्टेप्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले होता है रिसर्च में हमेशा क्या हमें करना होता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आखिर प्रॉब्लम क्या है उसे आप सबसे पहले क्या करते हो, फाइंड करते हो। और इस आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कहने का क्या मतलब है कि जैसे कोई भी रिसर्च आप करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, जिस चीज के ऊपर मतलब आखिर आप ढूंढोगे बहुत सारे जगहों पे देखोगे और उसके बाद आप यह समझने की कोशिश करोगे कि आखिर ऐसा कौन सा चीज है जिसके हेल्प से मैं अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकता हूँ, या ऐसा कौन सा चीज है जिसके ऊपर मैं रिसर्च कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, किसके ऊपर संभावना है रिसर्च का और उसमें क्या क्या किया जा सकता है, वो सारी चीजें फिर आगे आती हैं। तो सबसे पहले आपको होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जो सबसे पहला स्टेप होता है। और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को करने के चार तरीके बताए गए हैं किनके द्वारा, फिलोसोफर चार्ल्स पीर्स या और कर्लिंगर के द्वारा। तो इन्होंने जो चार मेथड बताया है, सबसे पहला मेथड है द मेथड ऑफ टीनासिटी। तो जो सबसे और दूसरा है मेथड ऑफ ऑथोरिटी, फिर है मेथड ऑफ इंट्यूशन और उसके बाद है मेथड ऑफ साइंस। तो यहाँ पर जो आता है द मेथड ऑफ टीनेसिटी, यहाँ पर बिलीफ के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। यानी कहने का क्या मतलब है कि आपके कुछ हैबिट्स हैं, आपके कुछ बिलीफ हैं जो आपने बचपन से देखा है सारी चीजों को, उसके हिसाब से आपका एक बिलीफ बन गया है। और कोई भी चीज होगी, कोई भी घटना घटती है तो आप अपने बिलीफ के आधार पर ही उन चीजों को सोचते हो। तो ये जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, वो मतलब आपके पर्सपेक्टिव को अलग अलग कर सकता है। जैसे एक ही चीज को आपका अगर रिलीजन से रिलेटेड कोई भी बात हो रही होगी तो आपके उसमें अपने पर्सनल ओपिनियन से बिलीफ है और उसकी हेल्प से आप कुछ चीजों को क्या करते हो, जल्दी विश्वास कर लेते हो और कुछ चीजों को विश्वास नहीं करते, इग्नोर करते हो। तो ऐसे ऐसे चीजों को क्या कहा गया, मेथड ऑफ टीनेसिटी। यहाँ पे जो वंस पीपल होते हैं वो बिलीव इन समथिंग और दे लुक फॉर एविडेंस टू कंफर्म दैट बिलीव एंड इग्नोर डिसकंफर्मिंग इंस्टेंसेस। यानी कि जो जो आपके बिलीफ, जैसे आपने कुछ सोचा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, आपका बिलीफ पर्सनल बिलीफ आया एक कि हाँ भगवान ऐसे होते हैं और ये आपके बहुत अच्छे से बिलीफ बना हुआ, तो जो जो एविडेंस उसको कंफर्म करने में आपको हेल्प करेंगे आप उसे तो सेलेक्ट करते जाते हो, उसे मानते जाते हो। लेकिन जो उसको डिसकम्फर्ट करते हैं या डिस मतलब उसको बिलीफ को कंफर्म नहीं करते हैं तो उन सारी चीजों को आप क्या करते हो, इग्नोर करते चले जाते हो। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या एक्चुअली कर रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव के आधार पर सारे डिसीजन ले रहे हैं जो हमारे बिलीफ है उसके आधार पर, और उसके आधार पर हम अपना क्या कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये हमारा कहलाता है मेथड ऑफ टीनेसिटी। दूसरा है क्या कि प्रॉब्लम जो हम डिफाइन कर रहे हैं उसके बाद फिर आप उसके ऊपर क्या करने के लिए जा रहे हो, रिसर्च करने का, तो वो आगे के प्रोसेस है। लेकिन ये कैसे आपने सोचा क्या, वो हो गया मेथड ऑफ टीनेसिटी। अगर बिलीफ के ऊपर आपके ये डिपेंड करता है, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, वो आगे समझ में आएगा, लेकिन अगर इसके बेस पर है तो मेथड ऑफ टीनेसिटी होगी।
नेक्स्ट है मेथड ऑफ ऑथोरिटी। अब किसी ऑथोरिटी का कहने का मतलब है कि जो ऑलरेडी काफी हाई पोस्ट पे हैं या जो जिनके पास ऑथोरिटी है उन स्टेटमेंट को कहने का। अगर उन्होंने वो स्टेटमेंट कहा है, जैसे कि आपका कोई साइंटिस्ट है, कोई स्टेटमेंट करता है साइंस के लिए, या कोई टेक्नोलॉजी का कोई काफी हायर ऑथोरिटी कहते हैं अपने टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में कोई बातें, तो वहां पर क्या होता है कि जो भी बातें वो कहेंगे वो क्या हो जाएगा वहां पर ऑथोरिटाइज होगा, यानी कि उनको आपको मानना होगा, और उससे जनरल पब्लिक का भी क्या होता है सपोर्ट हो जाता है, और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है ट्रू हो जाता है। तो उसके हेल्प से अगर आप अपने किसी उनका जो कहा हुआ स्टेटमेंट है उनके हेल्प से आप किसी प्रॉब्लम को फाइंड कर रहे हो और उन स्टेटमेंट के हेल्प से, तो आप क्या क्या कहलाता है मेथड ऑफ अथॉरिटी। और इसके बाद होता है द मेथड ऑफ इंट्यूशन। यानी कि अब यहाँ पर क्या है, इंट्यूशन का मेथड क्या है कि आपका जो कुछ ऐसा होता है जो उसका सेल्फ एविडेंट, यानी कि आप प्रूफ नहीं कर सकते हो लेकिन एविडेंट होता है ऑटोमेटिकली, जैसे कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, मतलब ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ये कैसे आप कहते हैं हर जगह व्याप्त है, तो आप बताते हो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें होगा, तो ये क्या है कि ये ऑटोमेटिकली सेल्फ एविडेंट है कि हाँ हर जगह होता है। या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपके सामने घटना घट रही है, आप उसका प्रॉपर ये मतलब रीजन जो है आप उसको समझ रहे हो, हाँ हो सकता है आप उसका एक्सपीरियंस नहीं किए हो, लेकिन उसका जो रीजन है लॉजिकली आप उन चीजों को समझ पा रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं मेथड ऑफ इंट्यूशन, जो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाते हैं वहां पर। मतलब आपको उसके प्रूव करने के लिए आप आगे जो फर्दर करोगे स्टेप्स वो अलग चीज हो गई, लेकिन वहां पर वो जो इंट्यूशन आपके अंदर आ रहा है वो ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो रहा है कि उस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ जो अगर भगवान हर जगह प्रेजेंट है तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन आप हर जगह पे उस चीज को क्या कर रहे हैं अपने इंट्यूशन से ये कर रहे हैं अपने लॉजिक से कि हाँ ये हर जगह होंगे, तो हर एक पदार्थ में भगवान होगा। तो ये क्या हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ इंट्यूशन। तो मैं एग्री विद द रीजन, रीजन के साथ हो सकता है कि एग्री हो कोई कोई ना हो, और नॉट नेसेसरीली विथ एक्सपीरियंस, और हो सकता है एक्सपीरियंस उसका आप ना किए हो लेकिन इंट्यूशन के बेसिस पे आप बता रहे हैं। तो कहते हैं ना मेरी इंट्यूशन आ रही है कि ऐसी घटना घट जाएगी, मेरी इंट्यूशन आ रही है कि ऐसा शायद होना चाहिए, क्योंकि और वो इंट्यूशन किसके बेसिस पे आता है, आपके जो पहले ऑल एजम्पशंस होते हैं उनके बेसिस पे आपके वो इंट्यूशंस आते हैं। तो ये सारी चीजें मेथड ऑफ इंट्यूशन में होते हैं। और सबसे जो बेस्ट मेथड बोला गया है वो क्या है, मेथड ऑफ साइंस। यानी कि जिसके अंतर्गत जो भी चीजें बताई गई हैं उनका एक जो है पूरा रिलायबल है, उसके पीछे पूरा का पूरा एक साइंस का बैकग्राउंड है, पूरा एक ऑलरेडी एक अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया हुआ है, सारी चीजें उसको बताई हुई कि कैसे है क्या है। सर साउंड नहीं आ रही है।
सॉरी, ये थोड़ा मेरा शायद नेटवर्क इशू चल रहा है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। सर अभी भी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी तक? यस सर, आपकी आ रही है। जी। ओके ओके, तो अभी जो 4 मेथड हमने बात किया था वो सभी तक पहुंच रही थी क्या? चारों मेथड जो हमने बात किया सर वो द मेथड ऑफ साइंस पे आए हुए थे सर, वहां पे आवाज रुक गया था। फोर्थ। मेथड ऑफ साइंस पर आए हुए थे। जी सर। ओके ओके ओके। तो मेथड ऑफ साइंस जो है वो वही है कि आप अगर साइंस के ऊपर बात कर रहे हो, सारी चीजें लॉजिकल है और पहले से जो आई हुई साइंटिफिकली प्रूव्ड है उसके बेसिस पर एक बिल्कुल क्रमबद्ध एक कंटिन्यूअस प्रोसेस से आप आगे बढ़ रहे हो, पूरी इंक्वायरी के साथ, पूरे बिलीफ के ऊपर सिर्फ आप नहीं जा रहे हो, आप पहले उसे जांच रहे हो, उसे देख रहे हो, परख रहे हो, और चारों तरफ से आप उस पर सोचते हुए फिर आगे बढ़ रहे हो, तो उसे मेथड ऑफ साइंस कहा गया है। तो मेथड ऑफ साइंस। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। शो नहीं हो रही है, एक मिनट।
अभी सभी लोग तक आ रही है क्या? जी सर। जी सर। जी सर। ओके ओके, आज पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा ही लगता है, नेटवर्क इशू चल रहा है, बहुत ही स्लो हो गया है नेट, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। जो मेथड ऑफ साइंस अभी हम लोग देख रहे थे, मेथड ऑफ साइंस क्या है, और ये सारे चीजें मेरे ख्याल से ये चारों ही आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आगे भी हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड जो प्रोसेस होता है वो होता है रिव्यू द लिटरेचर। रिव्यू द लिटरेचर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी प्रोसेस के ऊपर वर्क कर रहे हो। प्रोसेस के ऊपर वर्क करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप इसके ऊपर ही सूर्य नमस्कार के ऊपर आप मान लो वर्क कर रहे हो। अब सूर्य नमस्कार के ऊपर आप ओबेसिटी से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, तो अब आप पहले ये देखोगे कि इस वर्क को पहले किस किन लोगों ने क्या है कर रखा है, और किस किस तरीके से उन्होंने क्या क्या रिजल्ट दी हैं, सारी चीजें वहां पर उसके चीजों को आप क्या करते हो और वहां पर मेंशन करते हो कि ये सारी चीजें ऑलरेडी बताई हुई हैं, और आपका अब क्या है आगे उससे जो प्लान है वो फिर वहां पे साथ में वहां पर आप क्या करते हो डिनोट करते हो। तो इसका क्या है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाइड आपने कर लिया, और उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन और पॉस्टुलेट हो चुके हैं, ये सारी चीजें आप क्या करते हो स्टडी करते हो, और उसके बेसिस पे आप फिर अपने हाइपोथेसिस को बनाकर वहां पर प्रेजेंट करते हो। ये हो गया कि हाँ क्या पहले से वर्क हो चुका है और अब हम क्या करने वाले हैं। प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन और फॉर्मुलेटिंग द प्लान। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आ जाता है उसमें आप क्या कहते हो कि प्रिपेयर करते हो अपने रिसर्च डिजाइन को, प्रिपेयर करते हो उसको फॉर्मुलेट करते हो, और उन चीजों को फिर आप आगे बढ़ाते हो। कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे आपने सारी चीजें तैयार कर ली, तो अब कैसे करना है, आपको कब डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, किन टूल्स की हेल्प से कलेक्ट करना है, कौन कौन से फॉर्मूला का यूज करना है, तो वो पूरा एक प्लान पहले बनाते हो। यानी कि कोई भी वर्क करने से पहले हम क्या बनाते हैं एक प्लान। तो वो ये क्या हो गया कि एक प्लान को यहाँ पर पूरा रेडी करना अपने रिसर्च को लेकर के। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक पर आता है डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि आप यहाँ पे क्या करते हो एक इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से आप पूरे डाटा को कलेक्ट करने का मतलब पूरा, जैसे कि अब जो डाटा आपको कहीं से जाकर के लोगों से लेना है, तो आप वहां पे क्या करोगे पहले उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे कि कैसे लेना है, क्वेश्चनर की हेल्प से लेना है या फिर आपको प्रैक्टिकल कुछ डाटा लेना है या जिस भी तरीके से। तो वो सारी चीजों को इंस्ट्रूमेंट जो होंगे उसको क्या आप करोगे डेवलप करोगे पहले कि हाँ इस इन चीजों के हेल्प से मुझे क्या करना है डाटा लेना है। उसके बाद सिलेक्टिंग सैंपल्स। अब डाटा लेने का पूरा आपने टूल डिफाइन कर लिया, सारी चीजें कर ली, तो अब आप सैंपल को सिलेक्ट करते हो। सैंपल किस तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं दोनों बेसिस पे, या तो आपका जो पहला एक प्रोबेबिलिटी वाला सैंपल था या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी वाला सैंपल, तो दोनों में से जो भी आपका सैंपल है उसे आप सिलेक्ट करके फिर क्या करते हैं अपने ग्रुप का सैंपल के ग्रुप को तैयार कर लेते हो। और इसके बाद फिर कलेक्टिंग डाटा, यानी कि उसके बाद फिर आप किसका करते हो, जैसे आपने पहले क्या किया डाटा के टूल को बना लिया, अब डाटा को आप लेना शुरू करते हो। तब डाटा किस किस के हेल्प से आप ले सकते हो इसमें, बाय ऑब्जर्वेशन, पर्सनल इंटरव्यूज, टेलीफोनिक इंटरव्यूज, मेल्ड क्वेश्चनर। तो ये चारों जो है बेसिकली इन चारों का आप यूज करके क्या करते हो डाटा को कलेक्ट करना शुरू करते हो। यानी कि आपने पहले तो इन सारे टूल्स को डिफाइन किया फोर्थ स्टेप में, अब क्या है अब आपने लेना शुरू किया, उनको क्वेश्चन भेजा या फिर आपको टेलीफोन से आप बात करके या फिर पर्सनल इंटरव्यू लेकर के या ऑब्जर्वेशन करके। तो इस तरीके से आपने क्या किया डाटा को लेना शुरू किया और सारी चीजों को सामने में प्रेजेंट करना शुरू किया कि हाँ ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद नीचे जो दो टर्म आ रही हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चनर और ओपन एंडेड क्वेश्चनर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चनर हम उसे कहते हैं जहां पर आपको डाटा क्वांटिटेटिवली ली जाती है, यानी कि आप अगर इसे अगर कहना चाहे तो ये क्या हो गया क्वांटिटेटिवली। अगर क्वांटिटेटिवली यानी कि आप उनसे रिलेटेड ले रहे हो कि कितनी क्वांटिटी है क्या है, इस तरीके से अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो तैयार कर रहे हो तो वो उस तरीके से आपको क्वांटिटेटिवली डाटा उसमें आप लेने की कोशिश कर रहे हो। और इसमें क्या कर रहा है वन वर्ड्स, यानी कि इसमें क्वांटिटेटिवली आप लेने की कोशिश करते हो। तो क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिव सॉरी क्वालिटेटिवली
क्वालिटेटिवली। तो जो डाटा क्वांटिटिवली है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चनर में आ जाएगा, जो डाटा क्वालिटेटिवली है वो ओपन एंडेड क्वेश्चनर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उसे करते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है एनालाइजिंग डाटा, डाटा को एनालाइज करना। अब डाटा को एनालाइज हम लोग कैसे करते हैं, तो डाटा को एनालाइज करते हैं, पहले कलेक्शन करते हैं, उसके बाद फिर बेसिकली जैसे हम लोग डीआई पढ़ रहे थे, तो डीआई में क्या होता था, हमारा डाटा हमारे पास पूरा गिवन होता था, उसके हेल्प से हम लोग एनालाइज करके 5 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो वो क्या हो गया, एक तरह से डाटा एनालाइज ही हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे कोडिंग, टेबुलेशन, ड्राइंग, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ये जो भी चीजें कर रहे हैं वो सारे उनके जिनके भी हेल्प से आप डाटा को एनालिसिस करते हो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मेथड्स को यूज करके, और उसके बाद फिर आप क्या करते हो, एक विश्लेषण तक पहुंचते हो कि हाँ इससे जो रिजल्ट आ रहा है वो ऐसा हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है रेफरेंस पीरियड। रेफरेंस पीरियड किसे कहते हैं हम लोग, रेफरेंस पीरियड एक अच्छा टर्म है, इसको माइंड में रखिएगा आप लोग हमेशा कि रेफरेंस पीरियड हम उसे कहते हैं कि आप जो भी रेफरेंस दे रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपने आज कोई रिसर्च किया और उसको आपने पब्लिश होने में 5 साल लग गया, मान लीजिए ऐसा कभी होता है, तो पब्लिश होने में अगर वो रिसर्च को 5 साल लग गया तो वहां पर आपको रेफरेंस पीरियड देना पड़ेगा कि ये जो रिसर्च मैंने किया है वो 5 इयर्स प्रीवियस यानी बैक किया हुआ है। यानी कि कहने का मतलब कि आज के लिए वो वैलिड पूरी तरीके से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मैंने जो रिसर्च किया वो कब किया है, 5 साल पहले, तो वो उस टाइम के लिए पूरी तरीके से वैलिड थी। अब हो सकता है सिचुएशन डिफरेंट होने या सारी चीजें डिफरेंट होने के कारण चीजें चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको रेफरेंस पीरियड देना होता है कि कब आपने ये रिसर्च किया है। इसके बाद आता है आपका पूरा रिपोर्ट आप तैयार करते हो पूरी तरीके से, जो शोध रिपोर्ट जिसे कहा गया है, तो वो सारी चीजें आप तैयार करते हो। जिसका फॉर्मेट की बात अगर करें तो किस तरीके से होता है, तो लास्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, सारे प्रोसेस के सारे स्टेप लिखना, उसको यूनिफॉर्मली आपको एक तरीके से अच्छे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से प्रेजेंट करना। तो ये हो गया आपका शोध रिपोर्ट तैयार करना। तो फॉर्मेट में क्या हो गया कि क्या क्या चीजें और होती हैं, इन्फॉर्म द वर्ल्ड, यानी कि आपको उन सारे रिपोर्ट को, जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हो, उसे हर जगह तक आपको पहुंचाना है। यानी कि किसके माध्यम से आप पहुंचाते हो, चाहे आप कहीं पे पब्लिश करवाए या किसी और चीज की हेल्प से, तो ये सारी चीजें आप आगे करते हो। और रिपोर्ट शुड बी रिटन इन एकेडमिक स्टाइल, और रिपोर्ट जो होना चाहिए वो किस स्टाइल में होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए एकेडमिक स्टाइल में। यानी कि ऐसा नहीं कि हम कुछ भी रिपोर्ट किसी भी तरीके से बनाकर दे दिए। वहां पर आपको जब आप पीएचडी करोगे तो ये चीजें और भी डिटेल में बताया जाए कि रिपोर्ट कैसे लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से वेरिएबल्स को कैसे वहां पे मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से उन्हें प्रेजेंट करना है, और उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो वो सारी चीजें रिसर्च रिपोर्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैलिडिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी आपको, अगर आप किसी भी थीसिस को कर रहे हो या फिर किसी भी रिसर्च को आप कर रहे हो, तो रिसर्च वैलिड है या नहीं है, रिसर्च रिलायबल है या नहीं है, ये दो बातें उठकर आती हैं। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में अंतर क्या होता है, ये हम थोड़ा देर में सभी चीजों को देखेंगे। पहले इन्हें अलग अलग सा हम समझ लेते हैं। तो वैलिडिटी किसे हम लोग कहते हैं, वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिस रिसर्च को आप कर रहे हो उसमें हर एक स्टेप आप लेते हो। आप क्या करते हो, डिजाइन करते हो रिसर्च का, फिर उसमें मेथड्स लगाते हो, फिर आप कलेक्शन करते हो डाटा का। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, डिजाइन करना हो गया, मेथड्स ऑफ योर रिसर्च, और डाटा कलेक्शन करना हो गया। तो ये सारे अलग अलग प्रोसेस हैं। तो इन हर एक प्रोसेस का वैलिड होना क्या होता है, जरूरी होता है, तब उसे वैलिड कहा जाता है। जैसे कि किसी भी स्टेप में जो सही तरीके से वो स्टेप नहीं आप ले पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो वैलिड नहीं होता है। तो वैलिडिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है हमारे पास, कि सारे स्टेप्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, हर एक स्टेप वैलिड होना चाहिए। तो हर एक स्टेप किस किस बेसिस पर यहाँ पे वैलिडिटी आती है, तो वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये यानी कि हर एक स्टेप वाइज आपको देखा जाता है, ये स्टेप वैलिड है या नहीं, सेकंड स्टेप वैलिड है या नहीं, थर्ड स्टेप वैलिड है या नहीं। तो इस तरीके से आपका वैलिड यहाँ पर जांच किया जाता है। तो वैलिडिटी में जैसे सबसे पहली वैलिडिटी होती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी।
कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो आपने पूरा का रिसर्च डिजाइन किया है, पूरी रिसर्च को आपने प्रेजेंट किया है, सारी चीजों को बताया है, तो वो क्या रियल वर्ल्ड में मेल खा रहा है, या आपने जो रिसर्च डिजाइन किया पूरी चीजों को बताने की कोशिश की और वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन से मिल ही नहीं खा रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है। मतलब कोई अगर उसे पढ़ेगा तो बोलेगा ऐसा संभव ही नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में ऐसा कभी घटना घटी ही नहीं जिसे आप प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन से नहीं मैच खा रहा है तो उसकी वैलिडिटी क्या हो जाती है, वहां पे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो होती है वहां पे नहीं होती, यानी कि कंस्ट्रक्शन आपने सही से नहीं किया, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी की है जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दूसरी आती है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपने सैंपल लिया या जो अपने मेथड्स बना रहे हैं, जो भी चीज जिसके हेल्प से आप पूरे कर रहे हो, तो वो क्या अप्रोप्रिएट है, उससे अप्रोप्रिएट रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। मान लीजिए कि आप करना चाहते हो किसी आप इसी के ऊपर आ जाते हैं कि आप सूर्य नमस्कार से फैट के ऊपर अपना जो है उस चीज को देख रहे हो कि कितना मोटापे के ऊपर असर पड़ रहा है। तो अब आपने जो उसके लिए सैंपल लिया या फिर जो मेथड बनाया, उससे आप फैट और इन चीजों को, सूर्य नमस्कार को से रिलेशन जो है फैट का, उसको प्रूफ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब पता चले कि उससे रिलेटेड रिजल्ट ही नहीं आएगा, वो कुछ और ही रिजल्ट देना शुरू करेगा। जो मेथड्स या जो सैंपल्स लेकर के जो मेथड आपने पूरा तैयार किया उससे रिजल्ट अलग ही निकल के आएगा। तो रिजल्ट अगर आप करना कुछ और चाहते हो और उससे रिजल्ट कुछ और निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कंटेंट क्या हो गई, वैलिड नहीं है। उसके बाद आती है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स के बीच रिलेशन। अब ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती बताने की कोशिश कर रहे हो कि इन दोनों के बीच रिलेशन है ही। आप जैसे अभी जैसे सूर्य नमस्कार और आपके मोटापे में तो चलिए फिर भी रिलेशन है, लेकिन कोई और दो ऐसे वेरिएबल ले लिए आप किसी एक के थ्रू किसी दूसरे को, जैसे आप बता रहे हो मैरिज और आप इसको कर रहे हो कैंसर, जो कल हम लोग देख रहे थे इन जनरल जो को रिलेशन हमने देखा था। तो मैरिज से और कैंसर के बीच एज मतलब अगर सही से देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन वैसा है नहीं। तो अगर उसमें कोई रिलेशन फाइंड नहीं हो पा रहा है जो रियल वर्ल्ड में है, वैसा आज तक किसी तरीके से उस तरीके का रिजल्ट नहीं आया है कि उनके बीच में आपका रिलेशन है। यानी कि कहने का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक्चुअल में रिलेशन नहीं है, आप जबरदस्ती उनके बीच रिलेशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हो हर पूरे अपने रिसर्च में। तो इसे कहा जाता है कि यानी इंटरनल वैलिडिटी सही नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है कंक्लूजन वैलिडिटी। कंक्लूजन वैलिडिटी कहने का मतलब क्या है कि जो आपने निष्कर्ष निकाला, यानी कि आपने सब चीज किया बढ़िया बढ़िया अच्छे से, सब चीज को आपने मैनेज किया, सारी चीजों को आपने रिसर्च को अच्छे से कंफर्म कर लिया और पूरा अच्छे तरीके से उसे आपने कंप्लीट किया। लेकिन उस पूरे कंप्लीशन के बाद जो कंक्लूजन आना चाहिए उस कंक्लूजन को आप सही से नहीं दे पा रहे हो। यानी कि आप उसमें क्या किए कि सम टाइम ऑफ कुछ तरह का क्या आपने गड़बड़ी पैदा कर दी। यानी कि जो रिलेशन एक्चुअली में आपके रिजल्ट से आ रहा है उस रिजल्ट को न लिख करके आपने कुछ और ही कंक्लूड कर दिया, आपने उसमें कुछ और ही बता दिया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंक्लूजन वैलिडिटी। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी की अगर हम लोग बात करें कि एक्सटर्नल वैलिडिटी हम लोग किसे कहते हैं, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है कि आपने जो रिसर्च किया वह मान लीजिए कि 10 लोगों के ऊपर आपने रिसर्च किया, वहां पे वैलिड है, लेकिन क्या यही रिसर्च अगले 10 लोग या कहीं और किसी जगह पर रहने वाले 10 लोग के ऊपर हम लोग करते हैं तो क्या वही रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो अगर वही रिजल्ट आ रहा है तो वैलिड है, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब एक्सटर्नल वैलिडिटी की कमी है। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हर एक स्टेप जो हम लोग कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारी वैलिडिटी डिफाइन हो रही है कि यहाँ पे भी वैलिड होना चाहिए, कंक्लूजन है वैलिड है या नहीं,
एक्सटर्नल वैलिडिटी है या नहीं, इंटरनल वैलिडिटी है या नहीं, कंटेंट वैलिडिटी है या नहीं। तो यानी हर एक स्टेप पर वैलिडिटी हम लोग चेक करते हैं। तो वैलिडिटी क्या है, स्टेप वाइज प्रोसेस, हर एक स्टेप पर वैलिडिटी चेक होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैच्योरेशन इफेक्ट ऑफ इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का मैच्योरेशन इफेक्ट, अब कहने का क्या मतलब है कि हमने इंटरनल वैलिडिटी यहाँ पर जैसे हमने क्या देखा, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब हमने क्या समझा, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हम जबरदस्ती रिलेशन ना बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर जबरदस्ती बना रहे हैं तो इंटरनल वैलिडिटी नहीं है, अगर बन रही है तो यानी इंटरनल वैलिडिटी है। तो मैच्योरेशन ऑफ इंटरनल वैलिडिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे के ऊपर कर रहे हो और रिसर्च, और दूसरे जो है एक ही रिसर्च आप बच्चे के ऊपर कर रहे हो और कोई दूसरा व्यक्ति बूढ़ों के ऊपर कर रहा है। तो इसे कहा गया है कि एज गैप के कारण हो सकता है कि आपके रिजल्ट में दोनों जगह क्या है, डिफरेंसेस आए। तो आपने सैंपल तो मान लीजिए यहाँ लिया वहां भी लिया, तो यहाँ एक तरह से हम कहेंगे कि यहाँ पे जो रिजल्ट आना चाहिए बच्चों के ऊपर वही आना चाहिए बूढ़े के ऊपर, लेकिन वहां पे ये कहा गया है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि उसके रिजल्ट में डिफरेंसेस आए ड्यू टू मैच्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे जो एज ग्रुप है वो अलग है, वहां पे जो एज ग्रुप है वो अलग है। तो वो जो है मैच्योरेशन मतलब वो हो सकता है कि रिजल्ट में थोड़े चेंजेस आ जाएं, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मैच्योरेशन इफेक्ट। इन जो रिजल्ट है उसमें चेंजेस का, इसका मतलब ये नहीं कि हमने गलत रिसर्च किया है, इसका मतलब ये है कि मैच्योरेशन इफेक्ट के कारण जो चीजें हैं वह अलग अलग दिख रही हैं। तो इसलिए आपको बड़े ही सही तरीके से चीजों को जांच करना पड़ता है। आपको ये भी देखना पड़ता है कि एक्चुअली वैलिडिटी में प्रॉब्लम आ रहा है या मैच्योरेशन इफेक्ट के कारण वैलिडिटी अलग हो रही है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है हमारा रिलायबिलिटी। अब हमने वैलिडिटी देख लिया, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे रिलायबिलिटी को देखेंगे। तो रिलायबिलिटी क्या होता है हमारा, कि कहने का क्या मतलब है कि कोई भी चीज रिलायबल कब कहलाती है और वैलिड कब कहलाती है, अभी हम लोग इसे पहले देख लेते हैं, फिर उसमें हम लोग रिलायबिलिटी पे आगे पूरा देखेंगे। तो कोई भी चीज रिलायबल तब कहलाती है जब आप, जैसे कहने का मतलब फाइनल, आप फाइनली जो एंड स्टेप है वो देखते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आप अगर किसी भी चीज को आप जांच करने के लिए गए तो हर एक स्टेप पर अगर चीजें सही गलत हो रही हैं तो वो होती है वैलिडिटी, कि वहां पर आप वैलिडिटी चेक करते हो। लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है उसके बेसिस पे आप रिलायबिलिटी की बात करते हो। तो अगर हर एक स्टेप की आप बात कर रहे हो तो वो वैलिडिटी पे जाएगा, और ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर आप जाओगे तो वो रिलायबिलिटी के ऊपर आपका आता है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे रिलायबिलिटी की जो बात की गई है वो क्या की गई है, इंटर रेटर इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। तो इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, अब देखिए ये कैसे है, कहने का इसमें क्या मतलब है कि रिलायबल है या नहीं, वो कैसे है कि आप जैसे मान लीजिए किसी भी ऑफिस मूवी प्लेस में या कहीं पे आप बाहर जो छोटे छोटे मॉल होते हैं उसमें आप जा रहे हो, तो मॉल से बाहर निकलते टाइम आपको एक फॉर्म दिया जाता है और उसमें भरने के लिए रहता है कि आप ये भरिए कि क्या मतलब जो चीजें हैं वो कैसी हैं। तो मान लीजिए कि आप भरे, आप आज कुछ और भर रहे हो, कल आप उसी प्रोडक्ट को लेकर के कुछ और भर रहे हो, तीसरे दिन आप गए उसी प्रोडक्ट को लेकर के कुछ और भर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप रिलायबल नहीं हुए, यानी कि ऑब्जर्वर जो है, यानी कि जो व्यक्ति उन चीजों को भर रहा है वो पूरे कॉन्शियसली नहीं भर रहा, वो बस किसी तरीके से भर रहा है। तो इसके कारण आपको क्या हो सकता है, रिलायबिलिटी में क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। यानी कि इस तरीके की प्रॉब्लम क्या होती है, रिलायबिलिटी को कम कर सकती है या रिलायबिलिटी को घटा सकती है। आपका ऑब्जर्वेशन वहां पे जाएगा और उसमें अलग अलग चीजें आ रही हैं, तो इसका मतलब रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन किसके कारण, क्योंकि आपने सही तरीके से उसे भरा नहीं। तो ये जो है इस तरीके की रिलायबिलिटी में इस तरीके का प्रॉब्लम आना, और इन चीजों को फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है ताकि ये रिलायबिलिटी में इसके कारण से प्रॉब्लम ना आए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। तो यूज टू असेस द डिग्री टू विच डिफरेंट रेटर्स
गिव कंसिस्टेंट एस्टिमेट ऑफ द सेम फेनोमेना। एक ही चीज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आप एस्टिमेट दे रहे हो अलग अलग बार, तो उसे क्या कहा जाता है, इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बार बार जांच करके देखना है कि जो एक बार हुआ मेजर उसकी कंसिस्टेंसी अगले बार टेस्ट में कैसे आ रही है, उसके बाद फिर से टेस्ट की जा रही है तो कैसे आ रही है। तो बार बार जब आप मेजर करके फाइनल रिजल्ट को देखते हो कि वही रिजल्ट बार बार आ रहा है, तो आप कहते हो ये रिलायबल है। अगर वही रिजल्ट बार बार नहीं आ रहा है तो इसका मतलब टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी नहीं है। तो यानी यहाँ पे भी क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट के ऊपर एक्चुअली में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसके बाद हो गया पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। अब यहाँ पर आता है कि पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आपका जो डोमेन है, जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि आपका एक साथ दो टेस्ट लिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ मार्क्स ले आए जीआरएफ में, मान लीजिए आपका हो गया और आपने 43 मार्क्स मतलब ले आए आप फर्स्ट पेपर में, 43 क्वेश्चन आपने सही कर दिए फर्स्ट पेपर में 50 में, और आपका जीआरएफ क्लियर हो गया। या फिर और अगर ये जांचना है हमें कि क्या ये स्टूडेंट सही में इतना इंटेलिजेंट है कि 43 क्वेश्चन सही कर दिया, या फिर इसने गलती से तुक्के से कर लिया, तो इसकी अब अगली बार जो टेस्ट ली जाएगी एक और जो टेस्ट ली जाएगी, साथ ही साथ एक और टेस्ट उसकी ली जाएगी, तो उसमें देखा जाएगा कि कितना आ रहा है उसका मार्क्स। तो इस तरीके से हम लोग एक ही टाइम में दो बार उसका मतलब दो तरीके से एक ही क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग तरीके से देने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि इस बार इसने तुक्के से सही कर दिया, लेकिन वही सेम क्वेश्चन को तुरंत बिना उसके जान कर और अलग तरीके से मैनिपुलेट करके फिर से उसके सामने प्रेजेंट कर दिया गया और देखा गया कितना आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि इस बार इसे सिर्फ 28 या 29 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 28 या 29 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो इसका मतलब इसने ज्यादातर क्वेश्चन को क्या किया है, गलत तरीके से सॉल्व करके बस आंसर आ गया। यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये टेस्ट ज्यादातर, इससे भी एक अच्छा एग्जांपल आप ऐसा ले सकते हो, ज्यादातर ये जो एग्जांपल टेस्ट की जाते हैं किसमें, साइकोलॉजी में, कि साइकोलॉजिकल फॉर्म में क्या होता है कि कई बार आप पहले कुछ और फॉर्म भरते हो, उसमें आप कुछ और भर देते हो, टिक आउट कर देते हो कि आप कैसे हो, कि कितना इसे पसंद करते हो, ये सारी जो चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा, बहुत कम, मीडियम, तो वो आपका पहले फॉर्म रहता है। फिर उसके साथ साथ आप एक और फॉर्म उन्हें देते हो और उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से, उन्हीं मेजरमेंट को अलग तरीके से उसमें प्रेजेंट किया हुआ रहता है, और उसमें फिर से आप देखते हो। तो इसमें ये देखा जाता है कि क्या आप सही तरीके से दोनों फॉर्म को पूरे कॉन्सिस्टेंसी के साथ भरे हो या नहीं, या फिर किसी तरीके से टिक आउट आपने कर दिया और आपका काम हो गया। तो इसे क्या हम कहते हैं, पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी, यानी कि सेम फॉर्म को अलग तरीके से एक ही व्यक्ति के ऊपर दो बार आपने क्या किया, जज किया, टेस्ट किया, तो उससे आपका पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी टेस्ट होता है। नेक्स्ट जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी का अगर हम लोग बात करें तो ये उसी तरीके से हो गया कि अगर जो इंटरनल आपका जो वेरिएबल्स हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं, वो अगर कंसिस्टेंट हैं, वो उनके वेरिएबल के कारण जो दूसरे वेरिएबल में चेंजेस हो रहा है वो कंसिस्टेंट है, तो वो रिलायबल है। और वो कभी जो है इंडिपेंडेंट के कारण डिपेंडेंट का कुछ और वैल्यू निकल के आ गया, कभी कुछ और वैल्यू निकल के आ गया, कभी कुछ और वैल्यू निकल के आ गया, तो यानी कि वो इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इंटरनल जनरली जब भी वर्ड आएगा तो यानी कि अंदर के वेरिएबल के ऊपर वो बात कहीं ना कहीं चल रही है, तो वो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कहलाती है कि उनमें सही से संबंध स्थापित नहीं होने के कारण ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है वो बार बार क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। तो ये सारी चीजें थी। और इन दोनों में चेंजेस मतलब डिफरेंस की अगर बात करें तो जो आपका वैलिडिटी होता है वह स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, यानी हर एक स्टेप पर वैलिडिटी चेक होती है, और रिलायबिलिटी जो होती है वह चेक होती है फाइनल के ऊपर, कि फाइनल जो आपका आउटपुट आया उसके बेसिस पे आप रिलायबिलिटी कहते हो कि कितना रिलायबल है। अब कहने का क्या मतलब है, दूसरे वर्ड जो इंपॉर्टेंट है कि जो भी वैलिड होगा वो रिलायबल होगा, ये कंफर्म है। जितनी भी चीजें वैलिड हैं वो कंफर्म है कि रिलायबल होंगी, लेकिन जो रिलायबल है वो कोई जरूरी नहीं है कि वैलिड होगा। कहने का क्या मतलब है आपका यहाँ पर
कि अगर सारी स्टेप सही हैं तो वो रिलायबल होंगी 100%, लेकिन रिलायबल है तो कोई जरूरी नहीं कि वैलिड है। यानी कि हो सकता है किसी स्टेप में कुछ आपने गड़बड़ी कर दी हो, लेकिन आपका रिजल्ट जो है बार बार अच्छा आ जा रहा है, यानी कि बार बार आप उस रिजल्ट पे पहुंच जा रहे हो जिस रिजल्ट पे आप पहुंचना चाहते हो। तो उसे हम क्या कहते हैं कि रिलायबिलिटी तो आ रही है कि रिजल्ट बार बार आप पैदा कर दे रहे हो, लेकिन अंदर में आपने कुछ गड़बड़ी कर रखी है। यानी जैसे कि आप देखते होंगे कि पहले प्रूफ का मेथड आता था, मैथमेटिक्स में हमेशा प्रूफ हमें करना होता है, तो हम किसी भी तरीके से प्रूफ तक पहुंच जाते हैं, तो रिलायबल है कि हाँ हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अंदर जो थ्योरम से अप्लाई किए या जो चीजें यूज कर रहे हैं वो कभी हम कुछ और कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं वो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो वहां पर वो रिलायबल होगा लेकिन वैलिड नहीं होगा। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इस तरीके से है कि वैलिडिटी स्टेप वाइज प्रोसेस है, रिलायबिलिटी फाइनल प्रोसेस है, फाइनल जो आउटकम आ रहा है। वैलिड जितने भी होते हैं वो रिलायबल होते हैं, लेकिन रिलायबल है तो कोई जरूरी नहीं है कि वैलिड होगा ही होगा। सारी चीजें हमारे यहाँ पर आ रही हैं। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ एरर्स। तो टाइप्स ऑफ एरर्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर दो तरह की टाइप्स ऑफ एरर्स की बात की गई है, रैंडम एरर और सिस्टेमैटिक एरर। रैंडम एरर जो होता है वो किसे हम लोग कहते हैं, तो रैंडम एरर उसे हम लोग कहते हैं जो, मान लीजिए कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और आपके रिसर्च में कुछ इन्वायरमेंट के कंडीशन के कारण या फिर जो नेचुरली कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए जिसके कारण आपके रिसर्च में थोड़े मोड़े प्लस माइनस आ रहे हैं, यानी कि आपका जो मेन रिजल्ट आना चाहिए उससे थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस रिजल्ट आ रहा है, तो उसे हम लोग रैंडम रिसर्च एरर कहते हैं। और अगर जो एरर आ रहा है वह एरर जो है बहुत बड़ा आ रहा है, यानी कि जो आप लाना चाहते हो बहुत बड़ा एरर आ रहा है, तो वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर। यानी कि वो कुछ छोटे मोटे, यानी कि आपने पहली बार रिसर्च किया कुछ और वैल्यू आ गया, दूसरी बार रिसर्च किया तो उससे काफी ज्यादा अंतर आ गया, फिर तीसरी बार किया तो बहुत ज्यादा अंतर आ गया। तो इस तरीके से अगर हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं रिसर्चेज में, तो यानी कि जो एरर है वो सिस्टमेटिक एरर है। और अगर बहुत कम थोड़ा मोड़ा का चेंजेस आ रहा है, हल्का फुल्का का, बहुत स्लाइटली चेंजेस आ रहे हैं उनके रिजल्ट्स में, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर जो होता है वो बेसिकली जैसे कि मान लीजिए हीट आपका काफी गर्मी है और उसके बीच में आप सारी चीजों को देख रहे हो, या फिर इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा गर्म हो गया जिसके कारण से वो थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस दे दिया, तो उसे हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। लेकिन अगर सिस्टमेटिक एरर की बात करें तो आपने इंस्ट्रूमेंट का जो यूज किया वो पूरी तरीके से फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, पूरी तरीके से फॉल्टी है, तो वहां पर बहुत बड़ा बड़ा चेंजेस आएगा, यानी कि वो सिस्टमेटिक एरर में हो जाएगा। यानी कि इन्वायरमेंट के कंडीशन या किसी बाह्य कंडीशन के कारण, जो नेचुरल कंडीशन के कारण थोड़े मोड़े चेंजेस आ रहे हैं तो रैंडम, और बहुत बड़ा चेंजेस तो सिस्टमेटिक। तो इसे आप यहाँ पर समझ सकते हो। अच्छा, इतने दूर में जितने भी चीजें बताई गई उसमें कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? क्योंकि थोड़ा फास्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपका एग्जाम भी आ रहा है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हमें चलना पड़ रहा है, तो कोई कंफ्यूजन किन्हीं के पास? ओके, तो आगे हम लोग आगे चलते हैं। कंफ्यूजन है तो पूछिए, बिना पूछे क्लियर नहीं होगा कि आप क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। टाइप 1 एंड टाइप, सर हाँ सर समझ तो लगभग सर आ ही गया है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सर तब क्लियर हो पाएगा, मतलब हाँ, वो बात तो सही अगर है कहीं। क्योंकि इसमें बहुत सारे यस के सारे लगातार आपके थ्योरी चल रहे हैं, तो वो जब आप क्वेश्चन यस बनाओगे सर। तो भी क्लियर होगा, बात सही है, बस उसे आप समझते जाइए। फिर आप जब भी एक बार आप पढ़ोगे तो आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको वहां पे समझ में आया कि हाँ इस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। क्योंकि यहाँ पे थ्योरी अभी बहुत सारी, इसमें थ्योरी है पूरी की पूरी, रिसर्च एप्टीट्यूड जो आपको पढ़ना वो थ्योरेटिकल ही है, उसमें कुछ भी आपको उसमें ज्यादा डेप में नहीं गया हुआ है, लेकिन थ्योरी पूरा पढ़ना आपको है, तो इसलिए सारे टर्म्स आएंगे और वो टर्म्स केवल हम डिफ्रेंशिएट करना सीख लें कि इस टर्म में और इस टर्म में अंतर क्या है, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको सही हो जाएंगी। ओके तो सर, थैंक यू सर। हाँ, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, एक है टाइप 1 और टाइप 2 एरर की बात की गई है।
तो अब जैसे हमने एक जो सबसे पहले एक पॉइंट की बात की थी और जिसमें हमने बात किया था नल हाइपोथेसिस, और दूसरा जो हमने बात किया था कि अगर नल हाइपोथेसिस नहीं होता है तो उसे अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ये दोनों चीजों के बेसिस पर ये टाइप 1 और टाइप 2 का एरर के बात की गई है कि जब H नॉट बोला गया है किसे, नल हाइपोथेसिस को जो जनरली डिनोट करते हैं H नॉट से किया गया है, और दूसरा जो हाइपोथेसिस है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो उसे कहा गया है H1। तो यहाँ पर जो बात आती है आपकी कि अगर नल हाइपोथेसिस, सबसे पहले कि नल हाइपोथेसिस एक सही है एक बार, और एक बार बात की गई है गलत है। तो नल हाइपोथेसिस अगर गलत है, अगर वो जो है नल हाइपोथेसिस वो फॉल्स आ रहा है, यानी कि वो गलत आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रिजेक्शन ऑफ ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, और उसके बाद भी आप उसमें एरर बता रहे हो। मतलब कहने का क्या मतलब है, इससे मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, 1 मिनट। H1 तो नल है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसे मैं थोड़ा सा आपको एक बार देख करके फिर इसे क्लियर करता हूँ नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि किसमें सही था और किसमें गलत था। इसमें एक्चुअली क्या है कि एक बार नल हाइपोथेसिस सही के बेसिस पर, एक बार गलत के बेसिस पे एक्चुअल में एरर आता है। तो वो एरर एक्चुअली किस तरीके से आ रहा है उसे एक बार मैं कंफर्म करके बताता हूँ। थोड़ा सा मेरे को इसमें कंफ्यूजन आ रहा है, तो मैं इसे आपको आगे बताता हूँ। ये भी एरर का एक टाइप है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। तो ये इन दोनों एरर को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि हमारा पहला एरर था रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, उसी तरीके से टाइप 1 और टाइप 2 एरर आता है जो कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बेसिस पर है। तो इसमें मैं आपको कल क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन मुझे हो रहा है, तो मैं आपको उसमें आगे बताता हूँ। डिसर्टेशन एंड थीसिस, डिसर्टेशन और थीसिस को नेक्स्ट जो टॉपिक है कि डिसर्टेशन और थीसिस किस तरीके से लिखे जाते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंस होती है, उनका स्टाइल कैसा होता है और किन चीजों का उसमें ध्यान रखा जाता है। तो डिसर्टेशन जो होता है बेसिकली जो किया जाता है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में जो आप कर रहे होंगे, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे होंगे, तो उनके फाइनल सेमेस्टर में एक आता है, तो उसे आप क्या कहते हो, डिसर्टेशन। और थीसिस की जब बात आती है वो होती है डॉक्टरल डिग्री, यानी कि जो आप पीएचडी की बात करते हो तो वहां पर एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हो, थीसिस की बात कर रहे होते हो। तो ये दोनों में डिफरेंस है आपका कि डिसर्टेशन आप कब कर रहे हो और थीसिस आप कब कर रहे हो। अब दूसरा आ रहा है स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग रिसर्च। तो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग रिसर्च में यहाँ पे कई तरह के मॉडल आते हैं आपके, कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और ये अभी आपके सामने जो डिसर्टेशन एंड थीसिस जो है वो प्रेजेंट हो रहा है या नहीं स्क्रीन? हेलो, नहीं हो रहा है नो सर। सर। नो सर। कुछ प्रॉब्लम चल रहा है नेट का। आज काफी डिस्टरबेंस रहा नेट के कारण, उसके लिए हाँ अभी आया क्या? अब आ यस गया सर, सर। आ गया। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिसर्टेशन एंड थीसिस की बात की गई है। तो डिसर्टेशन जो मास्टर्स में आप करते हो वो डिसर्टेशन के अंतर्गत आता है, और थीसिस जो आप इसके अंतर्गत का डिग्री कहलाती है, तो उसके अंतर्गत जो आप कर रहे हो वो आपका थीसिस हो गया। उसके बाद आते हैं स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग रिसर्च, यानी कि जो आप रिसर्च कर रहे हो उसकी स्टाइल क्या होती है। तो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग इन रिसर्च जो होते हैं जैसे कि एपीए टेक्निक, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पर एपीए टेक्निक का जैसे यूज किया जाता है उसे कहा गया है अमेरिकन फिलोसफिकल एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट आ रहा है कि ये किस तरीके से लिखते हैं, तो जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल से डायरेक्ट आप इसे समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे वैद्य लिखा हुआ है,
तो ये क्या है, ये आपका जो आपका सर नेम होता है, सिर्फ सर नेम का ये यूज करते हैं। अब ये क्या है, वेस्टर्न तरीके से ये इन चीजों को डिजाइन किया गया। क्या होता है कि एक्चुअली वहां और इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है कि इंडिया में जो फर्स्ट नेम होता है वो सबका ऑलमोस्ट डिफरेंट होता है, लेकिन सेकंड नेम जो होता है आपका वह ऑलमोस्ट सेम होता है, जैसे सिंह हो गया या फिर कुछ और हो गया, जो भी आपका है। तो वो चीजें ज्यादातर लोगों में क्या होती हैं, सेम होती हैं। लेकिन फर्स्ट नेम क्या होता है, हमेशा डिफरेंट। ज्यादातर लोगों में फर्स्ट नेम इंडिया में डिफरेंट होता है, लेकिन जो अमेरिका और ये इस तरीके की जगहों पे होती हैं तो उनका जो सेकंड नेम होता है वो ज्यादातर डिफरेंट रहता है। फर्स्ट नेम उनमें सिमिलरिटी काफी रहती है फर्स्ट नेम में, जो अमेरिकन इन सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन सेकंड नेम उनका हमेशा ज्यादातर डिफरेंट रहता है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सेकंड नेम को ही प्रेफरेंस दिया है। जब भी आप रेफरेंस लिख रहे हो तो सेकंड नेम को आप वहाँ पे पुट करोगे, सर नेम को। और सर नेम को पुट करने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने कॉमा दिया, फिर आपका ये ईयर, किस ईयर में आप कर रहे हो। उसके बाद मतलब जो जिससे आप रिसर्च रेफरेंस ले रहे हो वो रेफरेंस किस ईयर में किया गया है। और उसके बाद फंडामेंटल ऑफ मार्केट, टॉपिक क्या है, किस टॉपिक का आपने उनसे लिया है। फिर उसमें टॉपिक में सब टॉपिक क्या है, तो और उसका फिर संख्या, मतलब उसका कौन सा आपका संख्या है, और मतलब किस चैप्टर और किस जगह से लिए हो और किस पेज से लिए हो। तो इस तरीके से इन्होंने रेफरेंस किया है। इसे इस तरीके का रेफरेंस जो कहलाता है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा डिफाइन किया गया। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अलग अलग तरीके से रेफरेंस को डिफाइन किया गया है। उसमें पहला ये है। फिर एक जो है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, इनके द्वारा जो है एक रेफरेंस तैयार किया गया है। तो उसमें जैसे कि अब इंडिया में फर्स्ट नेम काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारे लिए जैसे क्या होगा कि ये इस तरीके के रेफरेंस हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है कि पहले लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर टॉपिक का नाम, फिर यहाँ पर सब टॉपिक, और उसके बाद पेज नंबर, ईयर, और ये सारी चीजें आपको आ जाती हैं। और तो ये सारी चीजें हैं क्या कि कहाँ पर आपको कॉमा देना है, कहाँ पर आपको फुल स्टॉप देना है, ये सारी चीजें इसमें फिक्स होती हैं, उसी तरीके से हमें देना होता है। तो ये सारी चीजें यूज कब होंगी, जब आप रेफरेंस लिखते हो तब, यानी कि जब आप बाद में थीसिस ये सारी चीजें लिखोगे तो वहां पे ये सारी चीजें आएंगी। तो ऑक्सफोर्ड, शिकागो, ईच स्टाइल हैज इट्स ओन रूल्स फॉर प्रॉपर्टी साइटिंग सोर्सेज, यानी कि इन सभी जगहों पे इन सब चीजों को यूज किया जा रहा है एमएलए को। और जो हर एक जो स्टाइल होता है उसका अपना एक तरीका होता है साइटिंग करने का। और जिस तरीके से अब आप बोला गया है कि एमएलए से आपको करना है पूरा साइट, तो एमएलए पे आप